हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। मतलब दो पार्टिकल्स हम इस्तेमाल करेंगे अपने सिस्टम में। उस दोनों पार्टिकल्स के लिए जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन क्या होगा, सीधा समझने की कोशिश करते हैं। आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में पता होगा, नहीं भी पता होगा तो आपको बात समझ आ जाएगी धीरे धीरे हम जो कहने जा रहे हैं अभी। देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड एक्सेस का। तो एक्स और वाई दो एक्सेस हैं, दोनों के बीच कितना एंगल 90 डिग्रीज। तीसरा और एक एक्सेस लेते हैं जेड, जो इन दोनों के साथ भी एंगल 90 डिग्रीज बनाता है, बट यहाँ पे तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे बना देंगे। ये एक्स वाई जेड तीनों आपस में कितना एंगल बनाता है 90 डिग्रीज। ऑलरेडी आपको पता होगा इन दोनों जहां तीनों जहां मिलता है इसका नाम है ऑरिजिन। और सारी बातें जो भी हम पोजीशन जानेंगे अभी चीजों का, पार्टिकल्स का, वो सारा यहीं से जानेंगे। और अगर पोजीशन यहां से जानते हैं किसी पार्टिकल का, उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। मतलब हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल m1 और दूसरा पार्टिकल m2। तो m1 जो पार्टिकल है, मतलब एक पार्टिकल जिसको फर्स्ट पार्टिकल नाम दे रहे हैं, फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल का मास हमने m1 लिया और ऑरिजिन से इसको अगर मिलाएंगे, ऑरिजिन से इसको मिलाएंगे, ये वाला, ये जो आपका वेक्टर हुआ, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और m2 का पोजीशन वेक्टर हमने कितना ले लिया, मेरा टेढ़ा हो रहा होगा थोड़ा, शायद आप सीधा सीधा बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, दिस इज r2 वेक्टर। तो हमारे पास दूसरा पार्टिकल क्या है, सेकंड पार्टिकल है ना। सेकंड पार्टिकल का जो मास हमने लिया वो कितना लिया, m2। ठीक है, बहुत बढ़िया। और फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हमने कितना लिया, r1। सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हमने कितना लिया, r2। अब बताइए, जो फर्स्ट पार्टिकल है ये अगर चलेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी को हमने v1 ले लिया और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी को v2 ले लिया। ठीक है, अब इन दो पार्टिकल से जो सिस्टम तैयार हुआ उसको हमने ज्वाइन कर दिया इस तरह से। इस लाइन में एक पॉइंट लाई करेगा जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जहां पे टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे m1 m2 का सारा मास यहां पे हम क्या मानते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, यहाँ पे मास होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि m1 यहाँ पे पार्टिकल है, एक m2 यहाँ पे पार्टिकल है, दो पार्टिकल्स जहां जहां पे भी है वहां पे हमारा सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ मास उस लाइन में कहीं पे बीच में है। अगर एग्जैक्टली बराबर होगा तो बीच में आएगा, जो बड़ा होगा उसके क्लोज जाएगा, नहीं तो वो बाद में आप समझ जाएंगे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक सिस्टम में जितने सारे पार्टिकल्स हैं या जो हमारे पास बॉडी है, उस बॉडी के लिए एक पॉइंट ऐसा कंसीडर करना है जहां पे पूरे सिस्टम का या पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जाए। इस सेंटर ऑफ मास का जो हमारा पोजीशन वेक्टर है इसको हमने ले लिया RCM। ओके, RCM। ओके, तो हमारे पास तीन चीजें हो गई। m1 पार्टिकल मतलब फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1 है, पोजीशन वेक्टर r1 है और वेलोसिटी v1 है। दूसरा पार्टिकल जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है, वेलोसिटी v2 है और पोजीशन r2 है। और इसका मोमेंटम हम ले लेते हैं p1 और इसका मोमेंटम क्या लेते हैं, p2। व्हाट इज मोमेंटम, या मोमेंटम क्या, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। और ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया जिसका पोजीशन वेक्टर ही हमें जानना है। तो ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना बच्चों। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि m1 जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर दो तरह के फोर्सेस होंगे। एक तो m1 m2 से जो सिस्टम बना है, m1 को अगर अलग माने तो m2 खुद एक फोर्स लगाएगा, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। अब एक्सटर्नल फोर्स में काफी सारे फोर्सेस हो सकते हैं, हम नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो m1 पर एक तो m2 फोर्स लगाएगा और दूसरा एक्सटर्नली कुछ फोर्स लगेगा, जिसको हम टोटल मिला के एक ही फोर्स मानेंगे। ठीक है, तो m1 पर, किस पर, इस फर्स्ट पार्टिकल पर दो तरह के फोर्सेस होंगे। एक तो होगा हमारा F1, मतलब 1 पर लगेगा, किसके द्वारा, 2 के द्वारा, है ना। और दूसरा लगेगा 1 पर एक्सटर्नली लगेगा। उसी तरह सेकेंड पार्टिकल पर दो फोर्सेस होंगे, दूसरे पर कौन लगाएगा, 1 F21 जिसको बोलेंगे, दूसरा 2 पर एक्सटर्नली लगेगा। ठीक है, तो अगर पूरे सिस्टम को एक माने तब तो ये इंटरनल फोर्सेस होंगे, लेकिन इसी को तो आगे समझना है। आप जानते होंगे ऑलरेडी कि जो F12 है और F21 है, जितना फोर्स फर्स्ट लगाएगा किस पर, सेकंड पर, उतना ही सेकंड लगाएगा फर्स्ट पर। ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एक ही समय पे लगेगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा।
मतलब फर्स्ट पर जो सेकंड लगाएगा, सेकंड पर जो फर्स्ट लगाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, F12 प्लस F21, मासेस की वजह से फोर्स ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, F12 और F21 इन दोनों का सम कितना हो गया, 0। मतलब ये इंटरनल फोर्सेज हो गए। अगर पूरे सिस्टम को एक माने, अगर 1 को अलग माने, 2 को अलग माने, तब ये फिर एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। एक एक्सटर्नल तो 2 लगा रहा है, एक एक्सटर्नल बाहर से भी लग रहा है, इस तरह से। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो ये एक बात हमें समझ आई। दूसरा एक चीज आपको जानना है कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होने का रेट। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होता है, पोजीशन के चेंज होने का रेट, दैट इज डी आर बाई डी टी। तो हम इसको लिख सकते हैं डी टू आर बाई डी टी टू। तो एक चीज और आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन हम इस्तेमाल करेंगे डी टू आर बाई डी टी टू। कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे नोट में कराते जा रहा हूँ। F12 और F21 इसका सम कितना हो गया, 0। और एक्सेलरेशन कितना आ गया, d2, एक्सेलरेशन मतलब dv बाई dt, है ना। और यही किसके बराबर होगा, d2r बाई dt2। ये सारे इस्तेमाल होंगे, इसलिए मैं उधर लिख रहा हूँ, है ना। अब आपके पास जो एक्सटर्नल फोर्स है टोटल पूरे सिस्टम पर, उसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल मास। टोटल मास हम मान लेते हैं कितना, टोटल मास m1 प्लस m2 जो हमारा है, ये टोटल मास हुआ। इसको हम मान लेते हैं कैपिटल M। तो कैपिटल M इज द टोटल मास, मतलब m1 और m2 का सम सिंपली। तो F एक्सटर्नल क्या होगा, टोटल मास। हमारे पास फोर्स क्या होता है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स का जो फॉर्मूला, मास टोटल। अभी जो मास है वो हमारा कांस्टेंट है, ना ये मास बदल रहा है, ना ये बदल रहा है, ना टोटल बदल रहा है। ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा किसका, सेंटर ऑफ मास का। चूंकि पूरा का पूरा मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड माने, सी पे, मतलब सेंटर ऑफ मास में। तो एक्सेलरेशन CM, CM स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे हम वेक्टर लगा देंगे, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, वेक्टर। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या, d2r बाई dt2। तो हम लिख सकते हैं F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, m d2r किसका, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, बटा क्या, dt2। तो ये एक हमारे पास रिजल्ट आया, इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। इसकी हमें तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, है ना, ये आप उतार लिए होंगे मुझे उम्मीद है। तो हमारे पास और रिजल्ट आया क्या, F एक्सटर्नल का कितना आया, m d2r cm बाई dt2, है ना। ठीक है, इतनी सारी बातें हमारी हो गई, इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत ही डिटेल जानने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रही हो तो मुझे आप प्लीज़ बताएं कमेंट में, है ना। एकदम डिटेल, कहीं पे भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे अगर बढ़ें तो हमारे पास और एक चीज़ है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का चेंज होने का रेट, दैट इज dp बाई dt, जो कि हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। हम यहाँ पे वेक्टर के साथ बात कर रहे हैं, तो वेक्टर भी लिख दे रहे हैं। तो m तो कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, dv बाई dt। मतलब अगर मोमेंटम के चेंज होने का रेट लें, लीनियर मोमेंटम के चेंज होने का रेट, तो मास तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, क्या बचा, dv बाई dt। ऑलरेडी dv बाई dt किसके बराबर आया, d2r बाई dt2। तो क्या हो जाएगा, dp बाई dt कितना आया, m d2r बटा dt2। अब बताइए, मास कांस्टेंट है तो बाहर निकल सकता है, और जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के अंदर भी जा सकता है, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, dp बाई dt इज इक्वल टू d2, अंदर में मास कर दिए, mr डिवाइडेड बाई dt2। तो यह रिजल्ट भी हमारा इस्तेमाल होगा, तो इसको भी हम इधर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, dp बाई dt इज इक्वल टू d2 mr डिवाइडेड बाई dt2। ठीक है, इसको मिटा दूं, बहुत बढ़िया, मिटा दूं, वेरी गुड। अब क्या होगा, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। क्या होता है बताइए, F1, ये हमारा नेट एक्सटर्नल नेट फोर्स, आप मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स ही है सारा। हाँ चलिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स, एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है m1 पर, और एक एक्सटर्नल तो 2 भी लगा रहा है, अगर 1 को हम अलग लें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन फर्स्ट
पार्टिकल अलोन की बात हो रही है, अकेले इसकी बात हो रही है। इसमें दो दो फोर्सेज लगेंगे, कौन कौन? एक तो लगाएगा हमारा 2 1 पर और दूसरा एक्सटर्नली लगेगा। तो इसी को हम लिखते हैं क्या, F क्या हो जाएगा, F1 2 के द्वारा प्लस F1 जो एक्सटर्नली लगेगा। तो ये दो फोर्सेस होंगे। यह किसके बराबर होगा? यह होगा हमारा डी पी किसका, फर्स्ट पार्टिकल का, dp1/dt। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा F12 प्लस F1 एक्सटर्नल, यह कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा dp1/dt। कितना आ गया dp/dt? d2 mr/dt2, दैट इज d2 यहाँ हो जाएगा m के जगह m1, r के जगह r1 बटा क्या dt2। डबल डिफ्रेंसिएशन हो गया m1 r1 का टाइम के रिस्पेक्ट में। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्टिकल के लिए। ठीक है, सेकंड पार्टिकल के लिए क्या होगा? उसी तरह से F2 दैट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स किस पर, ऑन सेकंड पार्टिकल, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, एक तो लगेगा हमारा 2 पर किसके द्वारा, 1 के द्वारा, दूसरा 2 पर जो एक्सटर्नली लगेगा, यह किसके बराबर होगा, dp2 डिवाइडेड बाई dt2। दैट इज, इसको अगर हम देखें आगे बढ़ा के तो F21 प्लस F2 एक्सटर्नल, ये दोनों मिला के किसके बराबर होगा, dp/dt किसके बराबर, d2 mr/dt2। तो यहाँ 2 के बारे में बात हो रही है तो d/dt2, या इसको लिखते हैं d अंदर में कितना m2r2 डिवाइडेड बाई dt2। तो यह एक रिजल्ट आया, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड को आप देखेंगे तो फर्स्ट में लेफ्ट में क्या है, F12 प्लस F1 एक्सटर्नल, यहाँ F21 प्लस F2 एक्सटर्नल, इधर है d2 m1 r1 बाई dt2, यहाँ d2 m2r2 बाई dt2। अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, आराम से उतार लीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, किस किस को ऐड करेंगे बच्चों, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा, F12 F21 F1 एक्सटर्नल F2 एक्सटर्नल सब जुड़ जाएगा लेफ्ट लेफ्ट के साथ। तो इस दोनों को एक साथ में लिख दे रहे हैं, क्या होगा F12 प्लस F21, फर्स्ट पर सेकंड लगा रहा है, सेकंड पर फर्स्ट लगा रहा है, प्लस F1 जो एक्सटर्नली लग रहा है प्लस F2 एक्सटर्नल। एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और सारा मिला के 2 लगा रहा है 1 पर और फिर एक्सटर्नल, ये सारा मिला के नेट एक्सटर्नल फोर्स हुआ फिर 1 पर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं है थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ये लिख दें, ये क्या होगा d2 बाई, देखिए d2 बाई dt2, यहाँ d2 बाई dt2 हम एक साथ लिख सकते हैं इस तरह से। डिफरेंशिएशन में ये पॉसिबल है अगर बीच में एडिशन हो रहा है, मतलब अगर ऐड हो रहा है तो इन दोनों को कॉमन आप समझ सकते हैं, बट कॉमन नहीं है डिफरेंशिएशन में। अगर अलग अलग का डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब अगर हम लिखें d बाई dt u प्लस v, तो सिंपली लिख सकते हैं du बाई dt प्लस dv बाई dt। तो सिंपली आप कॉमन जैसा समझ सकते हैं, ठीक है, मतलब एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ये अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हम साथ साथ कर सकते, अलग अलग है साथ साथ कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा m1 r1 प्लस क्या m2 r2, ठीक है। तो d2 बाई dt2 यहाँ पे भी है, d2 बाई dt2 यहाँ पे भी है, तो m1 r1 यहाँ पे m2 r2 सिंपली अब कॉमन जैसा सोच सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में वैलिड नहीं है, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वैलिड है। ये हमारा रूल है किसका, डिफरेंशिएशन का। डन, 1 2 3, वेरी गुड। देखिए बच्चों, तो अब बताइए F12 F21 ऑलरेडी एक रिजल्ट हमारा आया हुआ है कितना, 0 प्लस क्या बचा F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिखें d2 बाई dt2, यहाँ क्या बचा हमारे पास m1 r1 प्लस m2 r2। अब देखिए नीचे हमने किससे डिवाइड किया, कैपिटल M से। कैपिटल M किसके बराबर है, m1 प्लस m2 के बराबर है, मतलब हमने m से डिवाइड किया और m से मल्टीप्लाई किया। क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है डिफरेंशिएशन में, कैपिटल M इज अ कांस्टेंट। अब ये एक्सटर्नल फोर्स 1 पर, ये एक्सटर्नल फोर्स 2 पर, तो जितने सारे पार्टिकल्स हैं हमारे, उन सारे पर जो एक्सटर्नल फोर्स है, फोर्सेस है, उनका सम, दैट इज ये पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स हो गया। दिस इज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, दिस इज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। सिस्टम में 2 पार्टिकल्स हैं, है ना, इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंटरनल फोर्स का कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या बचा m, अंदर में क्या बचा d2 बाई
dt2 और ये हो गया m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M। अब बताइए इसको अगर हम इक्वेशन कुछ मान लें, 1 2 अगर कुछ माने तो आप देख लीजिएगा, इसको थर्ड मान लेते हैं और इसको फोर्थ मान लो या इसको फर्स्ट मान लीजिए, आपकी मर्जी है। उसको हमने फोर्थ मान लिया। यहाँ पे एफ एक्सटर्नल बराबर m इंटू समथिंग ऐसा आया d2 बाई dt2, इसमें कुछ यहाँ पे क्या एफ एक्सटर्नल m इंटू d2 बाई dt2, यहाँ पे कुछ आया। तो जहाँ पे RCM है उस जगह पे ये आ गया। अब अगर देखेंगे फ्रॉम कौन कौन बताइए, फ्रॉम कौन कौन बताइए, 3 and 4। आप अपने हिसाब से इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ देखिए m m कैंसिल हो गया, आप समझ सकते हैं, d2 बाई dt2, यहाँ पे भी d2 बाई dt2, यहाँ पे ये है और यहाँ पे RCM है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं RCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होता है कि आया कैसे, जिसको मैं समझाने की कोशिश की, पूरा कंप्लीट एकदम टुकड़ों में बच्चों की तरह समझाने की कोशिश की। अगर सच में आपको कहीं समझ नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और समझ में आ गया तो लिख तो सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के अलग डेरिवेशन को लेकर, दूसरे डेरिवेशन को लेकर। अगर आपको चाहिए कहीं पे तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं, सर इस डेरिवेशन को करके दीजिए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा करने की, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।